हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 साइंस क्लास 9 का नोट्स देखेंगे प्लस फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको आप एक वर्ड में कह सकते हो सेल, जो कि हमारे लाइफ का जो लाइफ किससे है, जो हमारा बॉडी है तो लाइफ है। हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूनिट है, बेसिक यूनिट, उसको सेल कहते हैं। उसी के बारे में पढ़ेंगे। हर चीज़ की हिस्ट्री पढ़ते हैं। कोई आप केमिस्ट्री में देख लो एटम हिस्ट्री, तो इसमें भी हम सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर उसके बाद तो सबसे पहले जान लेते हैं सेल क्या है। देखो, ये जो डेफिनेशन है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसी को आप सेल की डेफिनेशन बोल सकते हो। एंड सेल का वन वर्ड मतलब द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वन वर्ड में बोलना चाहो तो सेल भी बोल सकते हो। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, कुछ इस तरीके का सेल दिखता है, जो कि अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा। इसके ये आपका नॉर्मली सेल है, इसके अंदर ब्लू कलर का ये आपको न्यूक्लियस दिख रहा है। ये है मोटा मोटा जो आपको पता है। अब हिस्ट्री से शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कवरी देखेंगे सेल की, किसने की थी। रॉबर्ट हुक 1665 में, डेट्स आपको याद करना जरूरी है। फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ द सेल, ही ऑब्जर्व द सेल्स इन द कॉर्क स्लाइस प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में। उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप तक डिस्कवर नहीं हुआ था। उस टाइम का जो ओल्ड माइक्रोस्कोप था, उसमें उन्होंने कॉर्क, जो आपका पेड़ का तना होता है, उसका जो है स्लाइस लिया था। उन्होंने देखा था कि कुछ हनीकॉम जैसे स्ट्रक्चर्स उसमें दिख रहे हैं, इस तरीके के। द कॉर्क रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ द हनीकॉम कंसिस्टिंग ऑफ द मेनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। अब ये जो आप फोटो देख रहे हो, इसमें आपको भी बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा जैसे जो मधुमक्खी का छत्ता नहीं देखते हो आप, बिल्कुल उनको भी उसी तरीके का दिख रहा था। छोटे छोटे लिटिल लिटिल कंपार्टमेंट्स दिख रहे थे, और छोटे रूमों को लैटिन भाषा में सेल कहा जाता है, इसलिए इन्होंने इनको सेल बोला। अब बात ये थी कि इन्होंने डेड सेल देखा था पहली बार। डेड सेल फर्स्ट डिस्कवरी इन्होंने की थी सेल की, लेकिन इन्होंने जो कॉर्क स्लाइस के जो सेल्स देखे थे वो डेड थे। लियू वेन हुक ने 1674 में, यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हो रॉबर्ट हुक की, ये वाली जो है फर्स्ट वाली। लियू वेन हुक ने फ्री लिविंग सेल इन द पॉन्ड वाटर में पहले जिंदा सेल्स, लिविंग सेल्स देखे थे। ठीक है, लियू वेन हुक, यहाँ पे आपको फोटो दिख रही होगी। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, इन्होंने, अब सेल की डिस्कवरी हो गई, सेल के अंदर की डिस्कवरी चालू होती है। सेल के अंदर आता है न्यूक्लियस, जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पे उतना माइक्रोस्कोप का जो डिस्कवर नहीं हुआ था, एकदम आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो एकदम जूम इन करके देख सकता है, उतना नहीं हुआ था। तो न्यूक्लियस, अगर आप सेल देखोगे तो सबसे पहले अगर आपको कुछ दिखेगा तो न्यूक्लियस सेल के अंदर। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस 1831 में डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन का जो थर्ड वाला पिक है आप देख सकते हो। पुरकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म 1839 में डिस्कवर किया था। स्कील्डन 1838 एंड स्कॉवन ने 1839, इन्होंने दी थी अपनी सेल थ्योरी। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल थ्योरी ये थी कि चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सब के सब सेल्स से ही बने हैं। ठीक है, सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का। अभी जो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे प्रोटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म बेसिकली, अगर आपको साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में अंतर समझना हो तो साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि न्यूक्लियस और जो आपका सेल मेम्ब्रेन उसके बीच में भरा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको आप साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्लस जितने भी सेल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज आते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब सेल का अंदर का सारा मटेरियल, उसको आप प्रोटोप्लाज्म कह सकते हो। विर्को 1855 में, उन्होंने दी थी फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेल थ्योरी, जो भी था कि सेल जो है वो प्री एक्सिस्टिंग सेल्स है, मतलब एक सेल है वो डिवाइड करके दो सेल को जन्म देगा, फिर उसकी डेथ होगी। इस तरीके से उन्होंने ये थ्योरी बताई थी। अब अंतर देख लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में और मल्टी सेलुलर, जो कि सबको पता है बेसिकली। अब हमको पता है कि हमारी जो बॉडी है वो छोटे छोटे एकदम सेल से बनी है। जब छोटे सेल्स कंबाइन होते हैं, एंड सेल्स की शेप अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकता है, वो भी हम पढ़ेंगे। जब सेल से कंबाइन होते हैं तो टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऐसे बनता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका बस एक सेल से उनकी पूरी बॉडी, वो ऑर्गेनिज्म ही बस एक सेल से, ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ठीक है, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अमीबा आ गया इसमें, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब एग्जाम्पल्स। ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स and are grouped together to perform the different functions to form the body parts, उसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमारी बॉडी,
हमारी बॉडी में हर टाइप का सेल अलग अलग काम करता है और फिर हम उसको एक अलग सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, अब जैसे जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है, जो हमारा नर्वस सिस्टम में जो क्या कहते हैं ब्लड फ्लो कर रहा है, उसमें आरबीसीज हैं, स्फेरिकल शेप है। देन उसके बाद हम जिसको हम मस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, मस्कुलर सिस्टम में जो हमारे सेल्स हैं, मसल्स के सेल्स, वो थोड़े एलोंगेटेड हैं। ठीक है, तो हर सेल जो है अलग अलग बॉडी पार्ट्स को फंक्शन करने के लिए अलग अलग तरीके से डिज़ाइन होता है। ठीक है, पर एट द एंड हम यही कहेंगे कि हमारी बॉडी सेल्स से बनी है, भले ही वो अलग अलग दिखने में अलग अलग हों सेल्स। एग्जाम्पल्स फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड आप इसमें ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल भी दे सकते हो। ऑल सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। वही चीज़ है कि जितने भी सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग, यानी सेल जो पहले एग्जिस्ट कर रहा था उसी से आते हैं। वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके डिफरेंट डिफरेंट सेल्स आपको दिखाए गए हैं। ओवम, ठीक है, जो कि फीमेल में होता है, स्पर्म जो कि मेल में होता है, बाकी जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। फैट सेल्स, नर्व सेल्स, बोन सेल्स, ब्लड सेल्स, स्मूथ मसल सेल, जो मैंने आपको मसल सेल्स के बारे में बताया, ये हैं इलोंगेटेड। ब्लड सेल्स स्फेरिकल दिख रहे होंगे आपको, नर्व सेल्स भी आपको इलोंगेटेड दिख रहे होंगे, इनका कुछ अलग शेप है। बोन सेल्स एंड फैट सेल्स आप देख सकते हो। अब डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिनको पता होना और आपके नोट्स में इंक्लूड होना जरूरी है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बींग्स में, जैसे कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन, उसी को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर मतलब क्या होता है, एक काम करना। जब उसी काम का डिवीजन हो जाता है उसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हमारी बॉडी में अलग अलग चीज़ों को दिया गया है, अलग अलग कि अच्छा ये वाला सेल ये काम करेगा, ये वाला सेल, कि सब एक साथ करेंगे तो वो आपके लिए भी पढ़ना मुश्किल होगा और एकदम सारा गिच पिच हो जाएगा। डिफ्यूजन क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, मतलब जो गैसेज होती हैं, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये यहाँ पे ज़रूरी है। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, अब कहीं बहुत भीड़ है, ठीक है, तो आप सांस नहीं आ रही आपको, आप लेने कहाँ जाओगे, जो जहाँ पे कम भीड़ है वहाँ पे जो हवा होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो डिफ्यूजन कैसे होता है, अब यहाँ पे आपको फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे सेल, ये सेल है, येलो कलर का जो आपको दिख रहा है ये सेल है। सेल के अंदर जो पिंक है कलर का है वो न्यूक्लियस है, और जो ब्लू ब्लू डॉट्स देख रहे हो आप कंसेंट्रेशन, कोई भी आपका सल्यूट सॉल्वेंट है उसका कंसेंट्रेशन है। ओके, तो सेल के अंदर कंसेंट्रेशन बहुत कम है और यहाँ आप देख रहे हो सेल के बाहर कितना ज़्यादा है। अब होता क्या है डिफ्यूजन में, मान लो ये गैसेज हैं, अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है सेल को, अब सेल को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो अब क्या होता है कि जो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन मूव करेगा गैसेज, ताकि इक्विलिब्रियम मतलब एकदम इक्वल हो जाए दोनों जगह, इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। ओके, वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉज ऑफ डिफ्यूजन, वाटर में भी ऐसा होता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, अब जैसे कि अगर आपको कहीं, अब क्लास है, क्लास में आपको बहुत घुटन होती है पढ़ते टाइम, ठीक है, लेकिन एक बैरियर लगा दिया गया, गेट बंद, मैम आपको पढ़ा रही है कि आप बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, तो आप नहीं जा पाओगे, जाहिर सी बात। लेकिन वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स का है, अगर कोई उनको जगह ना दिया जाए, कोई ऐसा होल्स ना दिया जाए, तो वाटर भी मूव नहीं कर पाएगा, गैसेस भी मूव नहीं कर पाएंगे। तो वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन जाते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी उनकी जो मेम्ब्रेन होती है ये ऐसे डिज़ाइन होती है कि वाटर और गैसेस को पास करने देती है, या फिर जो भी उनके सब्सटेंस होते हैं एक्सक्रीशन डाइजेशन के लिए, उन सब्सटेंस को आने जाने देती है। इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन अ वाटर, और हमको ये भी ज़रूरी है कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसमें डिजॉल्व है, जैसा कि मैंने बताया कि बाहर कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो अंदर कम हो। एग्जाम्पल ऑफ ओस्मोसिस, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, आप देखते हो मोस्ट प्लांट सेल और प्लांट रूट एग्जाम्पल है ओस्मोसिस के। प्लांट रूट का तो वही जो चीज़ मैंने आपको बताई, ज़मीन के नीचे है, उसको ज़रूरत है गैसेस की। जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है उनको भी ज़रूरत है। मोस्ट प्लांट सेल्स, ऐसे बहुत सारे प्लांट सेल्स होते हैं जिनको। अब बात करते हैं व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और द प्लांट सेल इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द शुगर और सॉल्ट इन द वाटर। मान लो यहाँ पे एनिमल और प्लांट दोनों लिखा है, हम एनिमल सेल को सॉल्ट सॉल्यूशन यानी वाटर में सॉल्ट डाल के उसमें एनिमल सेल डाल देते हैं, तो क्या होगा, टोटल 3 तरीके के सोल्यूशन बन जाएंगे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। सबसे पहले हम हाइपोटोनिक देख लेते हैं।
हाइपोटोनिक में क्या होता है कि जो हमारा सेल है, जो कि अभी बीकर के अंदर है, सेल के सराउंडिंग मीडियम में, जो उसके आसपास का जो मीडियम है, उसमें वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा इन द, उसमें जो NaCl, जो भी सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल्स है, वो ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा, बहुत हाई कंसेंट्रेशन है वाटर का बाहर। अब सेल के अंदर जाहिर सी बात है एकदम 2-3 मॉलिक्यूल होंगे, 2-3 नहीं, अगर रियल में बात करें तो बाहर से तो कम ही होगा, लोअर कंसेंट्रेशन होगा। तो अब क्या करेगा, दोनों जगह इक्वल करने के यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है वो सेल के अंदर जाना शुरू करेंगे। अब सेल के अंदर जाना शुरू करेंगे तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि आपको बिल्कुल इधर उधर नहीं करना है। हाइपोटोनिक में क्या होता है, सेल्स सराउंडिंग मीडियम हायर वाटर कंसेंट्रेशन, जो सेल का सराउंडिंग मीडियम होगा, इसी को आपको डेफिनेशन में लिख देना है। जैसे hypotonic solution is when the medium of the cell surrounding have a higher concentration of the water. That solution is called the dilute solution. The cell will gain the water by the osmosis, and such solution is known as hypotonic solution. And in this situation, the cell will swell up because more water will come up into the cell. बिल्कुल आपको इसको डेफिनेशन में लिख देना है, नोट्स के फॉर्म में आपको इस तरीके से लिखना है ताकि आपको याद रहे। ये 3 सिचुएशन में बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर हम यहाँ फोटो में देखें, ये हाइपोटोनिक वाली, इसमें आप देख सकते हो कि जो ये रेड वाला है, जो रेड वाले मॉलिक्यूल्स, आप इन पे फोकस करना। बाहर बहुत ज्यादा थे, धीरे धीरे क्या हुआ कि सारे मॉलिक्यूल्स अंदर आ गए, सारे मॉलिक्यूल्स इनसाइड, जो अभी आपको दिख रहे हैं इनसाइड। तो सेल क्या हो गया, एकदम फूल गया, स्वेल अप हो गया। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब चलते हैं हम हाइपरटोनिक में। नॉर्मल ये है आपका, इसको आपको याद करने का एक तरीका जिससे मैंने भी याद रखा है, हाइपरटोनिक। यहाँ पे सेल बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है, ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। ये आपका बीकर है, उसके अंदर सेल बहुत हाइपर है। हाइपरटोनिक में आपको यही याद रखना है, और हाइपो में जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। हाइपोटोनिक में सेल बहुत हाइपर है, यानी सेल के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, और सेल का जो सराउंडिंग मीडियम है उसमें बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन है। और वही चीज यहाँ लिखी हुई है, सेल्स सराउंडिंग मीडियम लोअर वाटर कंसेंट्रेशन, मतलब बहुत ही कंसेंट्रेटेड गाढ़ा सोल्यूशन है, एक्चुअली पानी बहुत कम है। तो सेल क्या करेगा, अब सेल थोड़ा बनेगा दयावान, ये क्या करेगा, अपने अंदर का पानी धीरे बाहर जो है मीडियम में देता रहेगा, ठीक है, सराउंडिंग में अपने। अब सेल क्या करेगा, श्रिंक हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे इसने अपने सारे मॉलिक्यूल्स कैसे बाहर ट्रांसफर कर दिए, तो सेल विल श्रिंक। मोर वाटर लीव्स द सेल, जैसे कि ज्यादा जो पानी है वो बाहर जाएगा, देयरफॉर द सेल विल श्रिंक, सेल श्रिंक हो जाएगा। ये इस तरीके का डायग्राम अगर आप बना लेते हो तो एकदम जो ऊपर है क्या, हाइपोटोनिक, उसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो सेल विल स्वेल। इस तरीके का चाहो तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हो, नोट्स में उतना अच्छा नहीं पर आप अच्छा बना सकते हैं, इससे आपको याद भी रहेगा। अब चलते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, सेल्स सराउंडिंग मीडियम सेम वाटर कंसेंट्रेशन एज ऑफ सेल। जितना सेल, मतलब इसमें दोनों खुश है, सेल भी खुश है, ये आपका सेल है, सेल में भी उतना ही पानी है, इक्वल टू दोनों में बराबर पानी, तो कोई मूवमेंट नहीं होगा वाटर का, ठीक है। हाइपोटोनिक में हम करते क्या थे, हम बेसिकली दोनों को इक्वल करने की कोशिश करते हैं, उसके चक्कर में कभी सेल स्वेल अप हो जाएगा, कभी सेल श्रिंक हो जाएगा। अब जब इसमें दोनों ही इक्वल है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, द सेल विल स्टे द सेम साइज, इतने ही साइज करेगा। अब चलते हैं हम अपने सेल के डिस्क्रिप्शन के ऊपर। सबसे पहले आते हैं सेल। सेल कोई कवरिंग चाहिए होगी, आप रहते हो, आप घर में रहते हो, कोई कवरिंग, उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, जो सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रखेगी, जाहिर सी बात है। बारिश, छत, आप इस तरीके से याद रख सकते हो ना, आपके घर पे आए इसीलिए आप जो है एक घर बनाते हो ताकि बारिश धूप उतना आपको अफेक्ट ना कर सके, उससे दूर रहो। उसी तरीके से इनकी कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि इनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एकदम दूर रखती है, which allows the entry and exit of some particles, some materials of the cells. सेल के ही कुछ ही चीजों की एंट्री और एग्जिट अलाउ करती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई और गैस नहीं आ सकती सिवाय कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, मतलब सेलेक्ट कर लिया है कि मेरे मेम्ब्रेन से, मेरे परमिएबल मेम्ब्रेन से, जो कि पोरस, जो
होल्स होते हैं, इसमें से इतनी सेलेक्टेड गैसेस, सेलेक्टेड चीजें, सेलेक्टेड मटेरियल्स ही जा सकती हैं, ओके, या आ सकती हैं। मेड अप ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड, ये किससे बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ऑर्गेनिक आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन से, और बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एनेबल द सेल टू एनगल्फ इन द फूड एंड अदर। अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बात करें एक ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो एक ही सेल से बना है, उसके बेचारे के पास और कोई सेल ही नहीं है, तो अब वो खाना कैसे लेगा? ये जो उसका सेल मेम्ब्रेन है यही अलाउ करेगा कि अच्छा ठीक है खाना आ जाए, खाना बाहर, एक्सक्रीशन जो कि बहुत प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बहुत जरूरी होते हैं, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, उसके लिए ये जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हेल्प करेगी, ठीक है, टू एनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और इसी प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, जिसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, इसका एग्जांपल है अमीबा। अब हम बात करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल हमारे सेल में नहीं है। अब प्लांट क्या है कि प्लांट जो है सेल मेम्ब्रेन है उसके पास, लेकिन वो बाहर धूप, गर्मी, इतने सारे टेम्परेचर, ठंडी सब झेलता है, इसीलिए उसको एक और कवरिंग दी गई है जिसको कहते हैं सेल वॉल। प्लांट सेल्स हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। बहुत ही रिजिड कवरिंग होती है, बहुत ही हार्ड एक्चुअली। इट लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। जैसे अगर आपको कोई ये दो लेयर्स बना, तो जो बाहर वाली इतनी अच्छी नहीं बनी, पर ये जो बाहर वाली लेयर है इसको आप कहोगे सेल वॉल। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, और ये सेल्यूलोज की बनी, ऊपर वाली किसकी बनी थी? लिपिड या प्रोटीन। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल यूजेस द वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस, जब एक जिंदा प्लांट सेल वाटर अपना जो है ऑस्मोसिस के थ्रू लीव करेगा, ठीक है, अब वाटर लीव कर रहा है यानी सेल सिकुड़ जाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सेल फ्रॉम द सेल वॉल, इसको हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। प्रोसेस है जो बताया गया, तो आपको याद रखना है। न्यूक्लियस, मतलब किसी प्रोसेस को आप कह रहे थे हाइपरटोनिक। अब जब यही प्रोसेस एक लिविंग प्लांट सेल में होता है तो उसको प्लाज्मोलिसिस कह दिया, सिंपल सी चीज है। न्यूक्लियस, अब सबसे सेल को देखो, उसकी कवरिंग देख ली, अब उसके एकदम मेन जो है, घर के अंदर नॉक नॉक किया, कौन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट? न्यूक्लियस। इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल, इसलिए विजिबल रहता है। न्यूक्लियस पे भी कवरिंग होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये भी डबल लेयर्ड होता है, एक लेयर नहीं, डबल लेयर कवरिंग। हैज पोरस व्हिच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ताकि ये भी, अब जैसे ये है आपका सेल, ये है आपका न्यूक्लियस, अब मान लो अगर कोई कवरिंग नहीं हुई तो यहाँ जो बीच वाले चीजें हैं यहाँ भी तो कुछ प्रेजेंट रहेगा, वो भी तो अंदर बाहर बस आता जाता रहेगा, मतलब कोई सिस्टम नहीं रहेगा अच्छा सा। न्यूक्लियस की भी इसीलिए कवरिंग कर दी जाती है कि जो यहाँ अब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में वो वही रहे, और जो न्यूक्लियस के अंदर है वो अपना बाहर, इसीलिए, और जिसको भी जरूरत हो वो अंदर बाहर आता जाए, वो पोरस लेयर होती है, ठीक है, पोर्स होते हैं। क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, जिसके अंदर होते हैं डीएनए और प्रोटीन। ये क्या करते हैं? कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। अभी क्या करता है क्रोमोसोम? हमारे अंदर जो इंफॉर्मेशन रहती है, जिसकी वजह से आप अपने पेरेंट्स से थोड़ा सिमिलर दिखते हो, ज्यादा नहीं थोड़ा सिमिलर दिखते हो, उसकी वो इंफॉर्मेशन यही क्रोमोसोम ही जो है वो एक से नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाता है डीएनए के फॉर्म में, ठीक है। अभी तो कितने फॉर्म बदलेंगे वो आप सोचते रह जाओगे, कंफ्यूज होते रह जाओगे। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ओके। न्यूक्लियस, जिसमें आप जीन्स देख सकते हो, जीन्स को हम कहते हैं फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए। अब क्रोमोसोम पढ़ा, क्रोमोसोम में के अंदर कौन इंफॉर्मेशन लेता है? डीएनए। डीएनए के अंदर भी कौन है? जीन। मतलब डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है उसको जीन कहते हैं। तो ये चीज जो है वो आपने साइड में लिख सकते हो बॉक्स बना के, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स, इन अ सेल। अब यहां तक आप अपना दिमाग एकदम क्लियर रखो और एकदम इसको अलग रखो। अब यहाँ से हम अलग पढ़ने जा रहे हैं। या आप पहले सेल का न्यूक्लियस देख लो जिसमें दो कवरिंग, ठीक है, एक न्यूक्लियर एनवेलप और एक अंदर जो उसका भी नेम है, उतनी नेमिंग आपको नहीं याद रखनी है, बस इतना याद रखो डबल लेयर्ड। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग द डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। अब क्या है ये क्रोमोसोम नाम की चीज?
आपको या तब दिखाई देगी जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे, जब सेल डिवाइड होने वाला। उससे पहले देखो, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रोटीन है, उससे पहले ये क्रोमोसोम आपको क्रोमैटिन की तरह दिखेगा। किसकी तरह? क्रोमैटिन की तरह। क्रोमैटिन मतलब ऐसे उलझे हुए धागे से होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें होगा डीएनए प्रोटीन, उस डीएनए के अंदर होगा जीन्स। बस फर्क इतना है कि जब सेल डिवाइड होने वाला होगा ना, तभी क्रोमैटिन, ये जो गुचरा मुचरा है, जब आप ऐसे, जब कोई नहीं आया होता आपके घर में, तो सामान आपके पास तब भी होता है ना, जैसे आपकी बुक्स हैं आपके पास, आपके कपड़े हैं आपके पास, तो उसको किस तरीके से रख, एकदम इधर उधर इधर वैसे याद करो, ठीक है, इस तरीके से। तब आप अपना सारा, आपके पास तब भी बुक्स है, आपके पास तब भी कपड़े, बस सब मिक्स है एकदम। वैसे क्रोमैटिन है, एंटेंगल्ड मास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। लेकिन जैसे ही कोई घर में आने वाला है, वैसे ही सब चीजें इधर उधर एकदम ऑर्गेनाइज्ड रहती है। तो वैसे ही जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, तो क्रोमैटिन क्या करता है, एकदम क्रोमोसोम में बदल जाता है। चीजें तब भी उसके अंदर है, डीएनए जीन्स आपके पास अभी भी दिखेंगे, हाँ बुक्स वगैरह अच्छे से दिखेंगे। एक्चुअली सेल को भी, जो डिवाइड होने वाला है उसको भी समझ आएगा अब अच्छे से डिवाइड करना है। ओके, तो ये चीज आई होप आपको क्लियर होगी। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया इन सब में होते हैं। यूकैरियोटिक सेल हम जैसे इंसान में, एकदम अच्छे, ठीक है। यूकैरियोटिक एकदम से अच्छा सेल, ऐसे इनके सेल बहुत ही स्मॉल होते हैं साइज में। साइटोप्लाज्म क्या होता है? फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहली लेयर होती है, तो ये एक सेल है जिसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहली लेयर है। फिर उसके बाद आपको पता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस किससे कवर होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के बीच में पूरा एक फ्लूइड कंटेंट जो है फ्लो करता रहता है, उसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनली, जिसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, बहुत सारे। क्योंकि अब जैसे आपके बॉडी में हैं ऑर्गन्स हैं टू लाइक डाइजेस्ट, टू रेस्पायर, वैसे इनके पास भी सेल ऑर्गेनलीज होते हैं जो इनके बाकी फंक्शंस में, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन जो भी है उसमें हेल्प करते हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनलीज परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल, और हर ऑर्गेनली का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सेल ऑर्गेनलीज क्या होते हैं? ईच सेल हैज गॉट अ सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट नोन एज अ सेल ऑर्गेनली, ठीक है। हर किसी के अंदर जो है अपना एक स्पेसिफिक कंपोनेंट, अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक कंपोनेंट है, उसी को सेल ऑर्गेनली कहते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस हो गया, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इसका कुछ और फंक्शन है। गोल्जी एपरेटस, इसका कुछ और फंक्शन है। राइबोसोम, इसका अलग फंक्शन है। लाइबोसोम, इसका अलग। सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, और इन सब के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। ओके, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ शुरू करते हैं, जिसको आप शॉर्ट में ईआर कहते हो। लार्ज नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड द शीट्स। अभी ऊपर फोटो देखिए, इसमें कैसे ट्यूब्स बने हुए हैं और शीट भी है। ऊपर से देखोगे तो ट्यूब, नीचे से देखोगे तो शीट्स है बहुत सारी। ओके, इट लुक लाइक अ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स की जैसे, या फिर आप कहो राउंड ऑब्लॉन्ग बैग्स की जैसे, जिसको आप वेसिकल्स कहते हो। दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में आर कहोगे और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में एस कहोगे। आर क्या होता है? राइबोसोम आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन्स बनाने के लिए जो आर मतलब जो रफ होता है, अब रफ के ऊपर यानी कुछ पार्टिकल्स होंगे ऊपर, तो ये सेल ऑर्गेनली होते हैं, जिसको आप राइबोसोम, जिसको आपने ऊपर देखा था, ये प्रेजेंट होते हैं इनके ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। और स्मूथ एकदम प्लेन रहता है, राइबोसोम एब्सेंट रहते हैं, इज मेंट फॉर सिक्रेटिंग लिपिड्स। तो वो जो स्मूथ रहता है वो फिर प्रोटीन नहीं, वो लिपिड्स जो है वो सिक्रीट करता है। Some of the proteins and lipids help in building the cell membrane. This process is known as a membrane biogenesis. अब ये प्रोटीन और लिपिड्स क्यों सिक्रीट कर रहे हैं? क्योंकि कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स तो कहीं और काम आएंगे, लेकिन कुछ प्रोटीन और लिपिड्स क्या हैं जो हमारा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस यानी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको बनाने के लिए काम आएगा। ये है आपका बेस्ट पिक्चर जिसे आप समझ सकते हो। ये है आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपको टिब्यूल्स जैसा दिखा था। ओके, ये स्मूथ। देन उसके बाद ये जो आपको शीट्स की तरह दिख रहे हैं, ये इनके ऊपर आप देख रहे होगे कि जो है राइबोसोम, ये जो येलो कलर के हैं, दीज आर द राइबोसोम जो कि प्रोटीन सिक्रीट करेंगे। ओके, अब इसका फंक्शन देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का।
It help in transportation of the material, especially proteins, between the various region of the cytoplasm. अब ये प्रोटीन बना रहा है तो ये जो भी मटेरियल बना रहा है उसको ट्रांसपोर्ट करने में ये काम आएगा. साइटोप्लाज्म के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन करेगा क्या? प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन बना रहा है. ये सिंपल है, जो आप फंक्शन याद कर सकते हो. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क provides a surface for the sum of the biochemical activities of the cell. कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए भी ये सरफेस प्रोवाइड करता है. एक्चुअली इसका सरफेस एरिया काफी ज्यादा है. इन द लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ द एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, ACR plays a crucial role in detoxifying many poisons and the drug. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो लिवर सेल्स होते हैं जो एनिमल्स के अंदर, जिनको आप वर्टिब्रेट्स कहते हो, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उनके जितने पॉइजन्स एंड ड्रग्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने में. ओके, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली में चलते हैं, जो कि है गोल्जी एपरेटस. फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द कैमिलियो गोल्जी. सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, फ्लैटेंड सैक्स, अरेंज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन द स्टैक कॉल्ड सिस्टर्न्स. ये वर्ड आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है इसमें, गोल्जी एपरेटस में. आप इसकी फोटो देख सकते हो. यहाँ पे कैसे पैरेलली, जैसे एक जो है दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ एकदम पैरेलली अरेंज्ड है. ओके, इनके पास ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. सबसे पहले याद रखना सारे ये भी मेम्ब्रेन बाउंड थे. ओके, यहाँ पे अगर आपने देखा हो इनके पास भी मेम्ब्रेन होती है. गोल्जी एपरेटस के पास भी अपनी एक अलग मेम्ब्रेन होती है. एंड इनको हम कहते हैं वेसिकल्स, जो कि फ्लैट जैसे हैं. ये वेसिकल्स हैं और इनमें जो पैरेलल है, जो स्टैक्स पैरेलल है एक दूसरे के, उनको हम सिस्टर्न्स कहते हैं. इनका फंक्शंस क्या है? मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू द वेरियस टारगेट्स थ्रू द गोल्जी एपरेटस. जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना है, ठीक है, उसको पैक करना एंड उसको डिस्पैच करना, जो भी उनके अलग अलग टारगेट्स है. अब प्रोटीन सबको चाहिए होगा ना, जो एक्सक्रीशन कर रहा है, जो रिस्पायर कर रहा है, इन सबको चाहिए होगा. तो पहले इसको आप पैक करो, ठीक है, फिर उसके बाद डिस्पैच करो टू द वेरियस टारगेट्स. ये काम होता है गोल्जी एपरेटस का. सबसे इंपॉर्टेंट अपने दिमाग में मोटा मोटा बिठा लो, पैकेज और डिस्पैच. स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द वेसिकल्स. ये होता है स्टोरेज होगा, मॉडिफिकेशन होगा, पैकेजिंग होगा. इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी ये बहुत बड़ा. लाइसोसोम एक तरीके का सेल ऑर्गेनली है, जो कि देख रहे हो आप, एक सेल ऑर्गेनली दूसरे सेल ऑर्गेनली के कितना काम आ रहा है. तो गोल्जी एपरेटस का यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो कि डायग्राम में क्या है. ये इसको हम कहते हैं सिस्टर्न्स, जो कि आप देख सकते हो पैरेलली अरेंज्ड है. दिस वन इज कॉल्ड द सिस्टर्न, जो एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड है. लाइसोसोम्स क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम्स. दीज एंजाइम्स आर मेड बाय द RER. अब जो RER ने, अब सब कुछ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो नहीं करेगा, कुछ RER भी फंक्शन करेगा. तो कुछ एंजाइम्स बनाता है RER, जो कि हेल्प करते हैं लाइसोसोम में. लाइसोसोम के पास क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. अगर आपको कोई चीज़ डाइजेस्ट करनी है तो आपको एंजाइम्स चाहिए होंगे, वो एंजाइम्स RER बनाता है. लाइसोसोम का और क्या फंक्शन है? दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड वायरस. बैक्टीरिया, वायरस जो भी है इनके, मतलब सिर्फ बैक्टीरिया वायरस नहीं, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हो, ठीक है, या कोई ऑर्गेनली फट जाए, तो ये जो है लाइसोसोम हेल्प करता है उसको डाइजेस्ट करने में. अब फ्रॉम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस एंड वर्न आउट सेल ऑर्गेनलीज. दे हेल्प टू कीप द सेल क्लीन कर रखने में काम आता है. ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल when the cell gets damaged, सेल डैमेज हो गया, लाइसोसोम, अब फॉर एग्जांपल सेल, अगर सेल डैमेज हो जाता है तो क्या पता लाइसोसोम बर्स्ट हो जाए. अब जैसा कि मैं आपको बोल रही हूँ, सेल तो एक ही जगह से डैमेज हुआ है, लेकिन उतने देर में अगर लाइसोसोम बर्स्ट हो गया, जिसने इतने सारे एंजाइम्स डाइजेस्ट किए, इतने खतरनाक एंजाइम्स है उसके पास, तो जो है वो पूरे जैसे ही लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएगा, वो अपने पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेगा, सेल को खत्म कर लेगा. ओके, देयरफॉर लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज अ सुसाइड बैग ऑफ द सेल. और इसको एकदम स्टार मार्क कर लो, ये पक्का पूछा जाएगा अगर ये चैप्टर आप क्या रखे. व्हाई लाइसोसोम इज नोन एज अ सुसाइड बैग ऑफ द सेल. लाइसोसोम कुछ इस तरीके के होते हैं. अगर ये सेल है आपका, तो ये आपको दिख रहे होंगे जिसके ऊपर छोटे छोटे दाने हैं, ये RER है. और जिसके ऊपर आपको कुछ नहीं दिख रहा, मतलब कोई दाने नहीं, कोई रफ नहीं, स्मूथ है, तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. एंड दीज वन आर द लाइसोसोम्स. एंड देन ये क्या है? ये है आपका गोल्जी एपरेटस. ओके, ऐसे आपको सेल में पहचानना आना चाहिए. अब हम चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में. यहाँ कहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया? ये रहा. दिस वन इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, रेड कलर में. माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. स्मॉल रॉड शेप्ड ऑर्गेनलीज होते हैं, कुछ इस तरीके के रॉड शेप्ड होता है इनका.
एंड इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं बट ये डबल मेम्ब्रेन, इनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है। एक होती है इनकी आउटर मेम्ब्रेन जो बहुत ही स्मूथ होती है, बहुत ही पोरस होती है, ठीक है, दिस आउटर वन, दिस, एंड ये जो अंदर का ये बना हुआ है जो टेढ़ा मेढ़ा करके, ये भी एक मेम्ब्रेन है, ओके, इसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। बीइंग थ्रोन आउट इन द नंबर ऑफ द फोल्ड्स, फोल्ड्स में आपको दिख रही होगी, इसको कहते हैं क्रिस्टे, ओके, जो भी आपको प्रोनाउंस करना आप इसको कर सकते हो, बस आपको याद रखना है। दे कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स एंड दे मेक देयर ओन प्रोटीन, यहाँ पे देयर कर लेना, देयर ओन प्रोटीन। अब यहाँ पे क्या होता है कि अभी ऐसे आपको दो अभी मिलेंगे जो अपना खुद का डीएनए बनाते हैं, ठीक है, और खुद का राइबोसोम्स जो है उनके पास है, वो खुद का प्रोटीन बना लेंगे। इनको जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कोई जरूरत नहीं है। अभी जैसा हमने पढ़ा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है जो प्रोटीन्स बनाता है, इनको उनकी कोई जरूरत नहीं है। दे कंटेन देयर ओन डीएनए, ये वन वर्ड में आ सकता है कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का डीएनए और खुद का ही प्रोटीन बनाता है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में आप इनर मेम्ब्रेन दे सकते हो एंड आउटर, दीज आर द, ये जो फोल्ड्स हैं इनको हम कहते हैं क्रिस्टिस, जो भी आप कहना चाहो, इसके अंदर आपका मैट्रिक्स जो भी फ्लूइड है वो भरा रहता है। सो इसके फंक्शंस क्या हैं? दे आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया एंड द रेड ब्लड सेल्स ऑफ द मैमल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं बैक्टीरियाज में एंड आरबीसीज ऑफ द मैमल्स। दे आर द साइट्स ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन, हेंस प्रोवाइड द एनर्जी। अब मैंने आपको बोला था कुछ रेस्पिरेशन में काम आएगा, कुछ एक्सक्रीशन में, सो ये सेलुलर रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं एंड ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर द वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ द, बाकी सेल्स काम कर सके उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो यही प्रोवाइड करते हैं। दे स्टोर द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी, जो भी रिएक्शंस के टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है ये उसको एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, जिसको एनर्जी करेंसी कहा जाता है सेल की, उसके फॉर्म में स्टोर करते हैं एंड यही एनर्जी है जो बाद में और जो भी लिविंग सेल, जो भी वाइटल इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है उसमें काम आती है। Therefore they are also called as a power house of the cell, इसीलिए इनको जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था पावर हाउस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दे गिव द पावर, दे गिव दैट एनर्जी, ओके, टू परफॉर्म द ऑल वाइटल एक्टिविटीज और फंक्शंस, ओके। सो इसका आपको फुल फॉर्म भी याद करना है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ओके, और ये भी याद रखना है कि, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, देन एटीपी, ओके, प्रोड्यूस्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद है प्लास्टिड। Plastids are present in most of the plant cell and are absent in the animal cells. एनिमल, अब पी से आप याद रख सकते हो कि ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। अगर आप इनका फंक्शन समझोगे तो आप अपने आप समझ जाओगे कि क्यों एनिमल सेल में एब्सेंट रहते हैं। सबसे पहले तो स्फेरिकल है, डिस्कॉइडल इन द शेप इनका इस तरीके का है, डबल मेम्ब्रेन, ये भी डबल मेम्ब्रेन। अब एक बात याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन था, देन ये प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन है, तो कोशिश करना कि इन दोनों को एक साथ याद करना। अब मैं आपको बता रही थी कि ऐसे दो चीज़ें हैं जिनके खुद के डीएनए, खुद के राइबोसोम है, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो प्लास्टिड भी उनमें से एक आता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड क्या दो फंक्शन सेम है कि दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। ये क्वेश्चन आता है कि ऐसे ऑर्गेनलीज का नाम बताओ जिनका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम है, तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों का लिखना ज़रूरी है। प्लास्टिड 3 तरीके के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड द लिथियोप्लास्ट, ओके। दीज आर द ग्रीन कलर प्लास्टिड। अब मेरे को बताओ कि एनिमल्स में ग्रीन कलर का, हम लोग ग्रीन कलर के ना होते हैं ना हमें वो कलर चाहिए, क्योंकि हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। लाइक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसको फोटोसिंथेसिस करना है, क्लोरोफिल उसको चाहिए, यानी क्लोरोप्लास्ट भी उसी में होना चाहिए। दैट्स वाई दे आर एब्सेंट इन द एनिमल सेल्स। तो ये ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फूड बनाने के काम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? दीज आर द कलरफुल प्लास्टिड एक्सेप्ट ग्रीन कलर, ग्रीन कलर को छोड़ के जितने भी कलरफुल रेड, ब्राउन, ऑरेंज जितना भी है ये सब क्रोमोप्लास्ट में आता है। ल्यूकोप्लास्ट, दीज आर द कलरलेस प्लास्टिड, ये कलरलेस होते हैं, ओके। सारा इंक्लूड हो गया, एक पूरा कलरफुल हो गया, एक ग्रीन वाला हो गया एंड एक कलरलेस हो गया। इस तरीके के कुछ प्लास्टिड दिखते हैं, ये इसका इनर मेम्ब्रेन, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन, और बाकी का इतना आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके फंक्शंस देख लेते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? दे विल ट्रैप द सोलर एनर्जी एंड यूटिलाइज इट टू मैन्युफैक्चर ऑफ द फूड फॉर द प्लांट, और इसमें आप पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही आपको याद है, वही लिखना है और कुछ नहीं। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? इम्पार्ट द वेरियस कलर टू द फ्लावर्स टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर द पॉलिनेशन। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसमें क्या होगा कि फ्लावर ऑरेंज, ब्लू, जो सा भी कलर है उसमें उसको रिप्रेजेंट करेगा, ओके। बाहर आपको वही दिखेगा, तो अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट्स को, ताकि पॉलिनेशन हो सके, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, जिस तरीके की भी पॉलिनेशन है वो हो सके,
इसलिए क्रोमोप्लास्ट काम आता है। ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द फूड इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करेगा? स्टोरेज करेगा, जितना भी स्टार्च, प्रोटीन, फैट्स है, इन सबको स्टोर करना। ओके ये प्लास्टिड की इतनी सारी टाइप होती है। आपने पढ़ा क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ये तीन ही आपने। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स आर द लिक्विड सॉलिड फिल्ड एंड मेम्ब्रेन बाउंड। इनमें भी मेम्ब्रेन, आपने अभी जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ी, पहले तो आपने सेल पढ़ा, उसके भी मेम्ब्रेन, उसका भी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस पढ़ा, उसका भी मेम्ब्रेन होता है। जितने सेल ऑर्गेनेलीज है हर किसी का मेम्ब्रेन है। बस माइटोकॉन्ड्रिया और ये प्लास्टिड हैं जिनके डबल मेम्ब्रेन होते हैं। दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इन प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड मेच्योर प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या होता है? वैक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा लार्ज होते हैं। वैक्यूल्स होते क्या है? लिक्विड या फिर सॉलिड से फिल्ड हुआ एक मेम्ब्रेन बाउंड किसी भी शेप में, डिस्टॉर्टेड शेप में जो है वैक्यूल होता है। सर्कल ही होता है मोस्टली। वैक्यूल्स आर लार्ज एंड परमानेंट। लार्ज साइज होता है इनका प्लांट सेल में और परमानेंट होते हैं। एनिमल सेल में क्या होता है कि बहुत स्मॉल साइज में आपको मिलेंगे और टेम्पररी होते हैं। मेच्योर प्लांट सेल में इट ऑक्यूपाइज 90% स्पेस ऑफ द सेल वॉल्यूम। मान लो अगर सेल ऐसा है तो न्यूक्लियस से भी ज़्यादा जगह कौन ले लेगा? वैक्यूल ले लेगा। ओके मेच्योर प्लांट सेल में ड्यू टू इट्स साइज अदर ऑर्गेनेलीज इंक्लूडिंग न्यूक्लियस शिफ्ट टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसीलिए क्या होता है? इसके साइज की वजह से, इतना बड़ा ज़्यादा साइज है वैक्यूल का, तो जो बाकी ऑर्गेनेलीज हैं न्यूक्लियस के साथ इसी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ओके इसका फंक्शन क्या है? दे हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेल। जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर है, एक तरफ वाटर ज़्यादा ना हो जाए, वाटर का कंसंट्रेशन एक तरफ कम ना हो जाए, इसको मेंटेन करता है। दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। ओके अपने शेप में रहना, उतना रिजिडिटी मीन्स उतना फ्लेक्सिबल ना होना, रिजिड रहना, ये सब जो है वैक्यूल जो एक फंक्शन है जो प्लांट सेल का होता है, रोल होता है उनका। amino acid, sugar, various organic acid and some protein stored in the vacuoles of the plant cell। वैक्यूल्स के अंदर जितने भी अमीनो एसिड, शुगर और वेरियस जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं और कुछ प्रोटीन्स भी स्टोर्ड रहते हैं। ओके वैक्यूल्स दो तरीके के आप देख सकते हो। ये आपका पूरा प्लांट सेल है जिसके अंदर आप वैक्यूल का साइज देख सकते हो यहाँ पे। ये आपका एनिमल सेल है, इसमें आप वैक्यूल का साइज देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा छोटा और टेम्परेरी भी होता है और ये परमानेंट रहेगा। ओके अब बात आते हैं सेल डिविजन पे। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन द ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड, डेड एंड इंजर्ड सेल। अब क्या होता है? सेल डिविजन होता क्यों है? सेल डिविजन इसलिए होता है ताकि हम न्यू सेल्स बना सकें। न्यू सेल्स क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि पुराने या तो इन ऑर्डर टू ग्रो करने के लिए कि हमें ज़्यादा सेल चाहिए, कम हो गए हैं, कुछ डिस्ट्रॉयड हो गए हैं इसलिए। और दूसरा टू रिप्लेस ओल्ड, पुराने वाले को रिप्लेस करने के लिए। डेड है, इंजर्ड हो गया है सेल, इस वजह से। एंड टू फॉर्म द गैमीट्स, और या फिर गैमीट्स बनाने के लिए। इसी को हम सेल डिविजन कहते हैं। माइटोसिस में क्या होता है कि आपका 2 डॉटर सेल्स बनेगा एंड में। मियोसिस में क्या होगा? 4 डॉटर सेल्स बनेगा। यहाँ पे अभी हम इसका डिफरेंसेस भी देख लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें देखना ये ज़रूरी है कि कैसे ये फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले आपका पेरेंट सेल है माइटोसिस में, इसमें जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करेगा एंड यहाँ पे हो जाएगा 2n। ओके यहाँ पे आपको ब्लू के ये क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं एंड जो रेड है उसके 2 क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं। देन ये डिवाइड हो के जो यहाँ पे आपको स्ट्रैंड्स देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो पेरेंट सेल है इसमें 2 स्ट्रैंड है ब्लू के। ओके एंड जब ये डॉटर सेल हुआ तो यहाँ पे आपको टोटल 4 स्ट्रैंड दिखेंगे। एक स्ट्रैंड जो इस तरीके का है, दूसरा स्ट्रैंड इस तरीके का है। ओके जो न्यू वाला है। देन यहाँ पे एक इस तरीके का एंड एक इस तरीके का, तो टोटल 4 स्ट्रैंड्स हो गए ब्लू के। तो यहाँ पे जो आप ब्लू कलर में देख रहे हो कि 2 यहाँ पे स्ट्रैंड्स आके क्रोमोसोम बनाया ब्लू कलर में। अब ये दोनों क्या करेंगे? जब डीएनए यहाँ पे आप सेल रेप्लिकेट होगा, सेल डिविजन होगा, तो जो दिस वन स्ट्रैंड एंड वन ऑफ दिस वन स्ट्रैंड, एक इसका और एक इसका स्ट्रैंड दूसरे सेल में चले जाएंगे एंड सेम जो है दूसरे के साथ होगा। ये दोनों अलग हो जाएंगे, जो अलग 2 ब्लू वाले हैं वो अलग हो जाएंगे। देन सेम हैपन विद द रेड वन, सेम यही रेड वन के साथ होगा। तो इस वजह से हमें 2 डॉटर सेल्स मिल जाएंगी। मियोसिस में क्या होगा कि सेम प्रोसेस यहाँ तक चलेगा। यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो पूरा का पूरा ये ब्लू हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे एक स्ट्रैंड था पेरेंट सेल में, दूसरा स्ट्रैंड आया, ये बनाया। अब जो दूसरा वाला जो नंबर 2 का स्ट्रैंड है, ये पुराना वाला स्ट्रैंड है, एक नया स्ट्रैंड आया और ये पूरा क्रोमोसोम बना दिया।
ये हो गया मियोसिस 1। मियोसिस 1 में हमारे 2 ब्लू वाले बन गए, सेम रेड के साथ भी होगा। ओके, हमारे 2 ब्लू वाले बन गए। अब ये क्या होगा, पहला वाला पूरा, उसमें क्या हो रहा था, एक इसका इस तरफ चला जा रहा था और एक इस वाले का इस तरफ, मतलब दोनों में से दोनों दोनों स्ट्रैंड डिवाइड हो रहे थे। अब ये क्या होगा कि ये पूरा क्रोमोसोम नंबर 1, ये मियोसिस 1 जब होगा तो ये 1 वाला इस तरफ चला जाएगा एंड 2 वाला उस तरफ चला जाएगा। ओके, अब मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 में क्या होगा, अगर हम पहले इस सेल में देखें, इस वाले में जो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट आया था, इसका एक स्ट्रैंड जब मियोसिस 2 होगा, जब रेप्लिकेट करेगा फिर से, ओके, तो ये एक सेल में चला जाएगा और दूसरा दूसरे सेल में चला जाएगा। इस तरीके से क्या हुआ, ये जो 2n था ये फर्दर n में हो गया। ओके, तो ये बन गया 4 डॉटर सेल। इसी तरीके से आई होप आपको समझ आएगा। सेम आप यही रेड के साथ करो। यहाँ पे जो रेड के यहाँ पे आपको 2 स्ट्रैंड दिख रहे हैं, यहाँ मिलके ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होंगे, 2 रेड और आके मिलके ये बना लेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब क्या होगा, एक रेड इस तरफ चला जाएगा, एक रेड इस तरफ चला जाएगा। अब इसमें से क्या होगा, एक एक स्ट्रैंड अलग होके अलग अलग सेल्स में चला जाएगा। अब जब फिर से इसको डिवाइड करना होगा, जैसे भी डिवाइड करना होगा, तो ये फिर से सेपरेट होने लगेगा। अब क्या माइटोसिस कहाँ किस वाली जगह पे होता है, मियोसिस कहाँ पे होता है, ये सब अभी हम देखते हैं। माइटोसिस होता है, इट हेल्प इन द ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ द टिश्यूज इन द ऑर्गेनिज्म। लाइक अगर माइटोसिस, अगर आपको कोई टिश्यू रिपेयर करना है, ठीक है, तब ये माइटोसिस वाला होगा। जब आपको ग्रोथ सेल्स की होनी है तब माइटोसिस होगा। माइटोसिस में क्या होता है, मदर सेल डिवाइड्स, और आप कह सकते हो पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल हु हैव द सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स एज अ मदर सेल। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो 2n, सिर्फ ये मत देखो, आप ये सेल देखो और आप ये सेल देखो। पेरेंट सेल और जो डॉटर सेल है, किसमें, माइटोसिस में पेरेंट सेल डॉटर सेल दोनों का नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स है वो सेम है। ठीक है, daughter cells who have the same number of the chromosomes as a mother cell. Meiosis help in the formation of the gametes. Meiosis हमें gametes बनाने के काम आता है, which after fertilization give rise to offsprings. क्या होता है कि जो gametes का formation, उसमें meiosis होता है। Division of the cell in the 2 stages, इसमें 2 stages में होता है, meiosis 1 and meiosis 2, that result in the 4 cells, जिसमें आपको 4 cells मिलेंगे end में, okay, each with the half the chromosomes of the mother cell, जिसमें क्या होते हैं, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, आधे होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप पेरेंट सेल को देखो, पेरेंट सेल में कितने, 2 ब्लू स्ट्रैंड्स हैं। यहाँ पे आप पहले सेल को ही देख लो, सारे सेम ही है, पर पहले को देख लो आप कि डॉटर में कितने हैं। यहाँ पे 2 ब्लू स्ट्रैंड्स थे, यहाँ पे सिर्फ एक है। ठीक है, यहाँ पे 2 रेड स्ट्रैंड्स थे, यहाँ पे सिर्फ एक है। तो ये 4 डॉटर सेल्स को आप यहाँ पे देते हैं। देन उसके बाद ये है आपका प्लांट सेल। या एक सेल को कैसे पहचानना है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होता है, और इतना बड़ा वैक्यूल ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में हो सकता है। एंड ये बाकी सारी चीजें, दीज आर द गोल्जी एपरेटस, ये आपका न्यूक्लियस हो गया इधर। देन दिस इज वन इज अ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमेशा इसी शेप में होता है। ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, रॉड शेप में रेड कलर में आपको दिख रहा है, राइबोसोम्स छोटे छोटे। देन सेल वॉल यहाँ पे आपको 2 वॉल दिख रही है। ठीक है, एक सेल वॉल है और दूसरी वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। and adjacent cell wall and nuclear envelope, Golgi apparatus, plasma membrane, smooth endoplasmic reticulum, जिसके ऊपर आपको राइबोसोम नहीं दिख रहे वो स्मूथ है, जिसके ऊपर आपको दिख रहे हैं वो रफ है। देन उसके बाद लाइसोसोम, ये है प्लांट सेल। देन उसके बाद एनिमल सेल देख लेते हैं। सेम वही गोल्जी अपरेटस, सेम ही तरीके का दिखता है दोनों में। देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे आप देख सकते हो, रफ भी देख सकते हो जिसमें आपको ये राइबोसोम्स दिख रहे हैं। न्यूक्लियस देख सकते हो, उसका न्यूक्लियर एनवेलप देखो, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म देख सकते हो। देन उसके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये लेबलिंग है जो कि आप नॉर्मल सेल ड्रॉ करके और जो भी एक एक चीज़ है आप बना सकते हो। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, आपको न्यूक्लियस थोड़ा सेंटर में बनाना है जो एनिमल सेल है उसमें। ठीक है, और वैक्यूल भी थोड़ा स्मॉल ही रहेगा तो चलेगा एनिमल सेल में। एंड जो उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो थोड़ा पास पास आपको बनाना है। ठीक है, जो रफ है स्पेशली वो, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, और बाकी चीज़ें सेम है। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है। सेंट्रियोल्स आपको दिख रहे होंगे, जो आपको मैंने ऊपर बताया था, कुछ इस तरीके के आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, पर जितनी चीज़ें, जितने ऑर्गेनलीज आपने पढ़े हैं आप वो करो कि आप वो ड्रॉ ही कर पाओ। ओके, और यहाँ पे सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन है, ये आपको मोटी सी दिख रही है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये यहाँ पे। ओके, आई होप आपको एक चैप्टर क्लियर होगा।
ठीक है, पूरे जितने भी सेल ऑर्गेनलीज हैं, एंड एकदम शॉर्ट नोट्स में एकदम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे इंक्लूड किए गए रिविजन के लिए। ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।